नमस्कार। शब्दों के अनूठे व्यक्तित्व कार्यक्रम से मैं प्रबल प्रताप सिंह राणा प्रबल आप सबसे मुखातिब हूँ। और ये कार्यक्रम हमारा शब्द दर्पण साहित्यिक समूह और शब्द दर्पण ई पत्रिका के सौजन्य से होता है। इसमें हम एक रचनाकार को हर सप्ताह लाते हैं, उनके जीवन के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में बात करते हैं और आप सबका मनोरंजन भी करते हैं, ज्ञानवर्धन भी करते हैं। और आप सभी से ये उम्मीद करते हैं अपने मित्रों से कि आप रचनाकार का उत्साहवर्धन करें। और तो बस मैं मिलवाता हूं आज के रचनाकार से। आज के रचनाकार हैं आदरणीय रमा त्यागी एकाकी। रमा त्यागी जी गाजियाबाद से हैं और बाकी सारी बातें जानेंगे रमा जी से। और रमा जी, मैं चाहूंगा कि आप सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर दें तो हम औपचारिक रूप से कार्यक्रम का प्रारंभ करें। सरस्वती की वंदना पहले आवश्यक है, आप उसे कर दें और आगे बढ़ें। हाँ, धन्यवाद। स्वागत है रमा त्यागी जी। धन्यवाद प्रबल जी। मैं शारदे माँ की स्तुति करती हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, वरदान दे दे, कंठ में स्वर दे, हमें ज्ञान दे दे। हे शारदे माँ, वरदान दे दे, कंठ में स्वर दे, हमें ज्ञान दे दे। तू हंस वाहिनी वरदायिनी, तू वीणा वादिनी सुरदायिनी, तू हंस वाहिनी वरदायिनी, तू वीणा वादिनी सुरदायिनी, तू वीणा के स्वर दे, हमें तान दे दे। हे शारदे माँ, वरदान दे दे। वीणा के स्वर दे, हमें तान दे दे। हे शारदे माँ, वरदान दे दे। तू श्वेत वर्णी बुद्धि की देवी, कमल पे विराजे विद्या की देवी। तू श्वेत वर्णी बुद्धि की देवी, कमल पे विराजे विद्या की देवी। ज्ञान की देवी, हमें ज्ञान दे दे। हे शारदे माँ, वरदान दे दे। ज्ञान की देवी, हमें ज्ञान दे दे। हे शारदे माँ, वरदान दे दे। पुष्पों की माला गले में विराजे, माथे मुकुट श्वेत वस्त्र है साजे। पुष्पों की माला गले में विराजे, माथे मुकुट श्वेत वस्त्र है साजे। तू शब्द रच दे, हमें गान दे दे। हे शारदे माँ, वरदान दे दे। तू शब्द रच दे, हमें गान दे दे। हे शारदे माँ, वरदान दे दे। इस जग में छाया अंधेरा है भारी, तम को मिटा दो माँ मेरी प्यारी। इस जग में छाया अंधेरा है भारी, तम को मिटा दो माँ मेरी प्यारी। अज्ञान हर ले, हमें ज्ञान दे दे। हे शारदे माँ, वरदान दे दे। तेरी शरण में आए हैं माता, तू सुरदात्री, तू ही है ज्ञाता। तेरी शरण में
आए हैं माता तू सूर्यदात्री, तू ही है ज्ञाता। संगीत दे दे सुरताल दे दे, हे शारदे माँ वरदान दे दे। संगीत दे दे सुरताल दे दे, हे शारदे माँ वरदान दे दे। कंठ में स्वर दे हमें ज्ञान दे दे, हे शारदे माँ वरदान दे दे, हे शारदे माँ वरदान दे दे, हे शारदे माँ वरदान दे दे। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। और माँ शारदे निश्चित रूप से वरदान देंगी आपकी इस आराधना के बाद। और मैं अब कार्यक्रम प्रारंभ करता हूँ और साथियों को बताता हूँ कि आप हैं रमा त्यागी जी गाजियाबाद से, और आप कैसा लेखन करती हैं उसकी वानगी देने का प्रयास करता हूँ। यद्यपि मैं उनके लेखन को अपने शब्दों में उतना अच्छा प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा, फिर भी प्रयास करूंगा कि बरसती बारिशों ने आज मेरा मन भिगोया है, बरसती बारिशों ने आज मेरा मन भिगोया है। मेरे संग आज ये आसमां भी कितना रोया है, मेरे संग आज ये आसमां भी कितना रोया है। ऐसे रचनाकार जो कि अपने सुख में दुख में भी किसी दूसरे को दुख देख सकता हो, तो ये निश्चित रूप से ऐसे रचनाकार की महानता है और एक अच्छा ज्ञान और प्रस्तुतिकरण का एक संगम है। और आपकी एक और मुक्तक आपका, बर्फ की थी वो शिलाएं, बर्फ की थी वो शिलाएं, शब्द जो तुमने कहे थे। बर्फ की थी वो शिलाएं, शब्द जो तुमने कहे थे, जम गए हैं धमनियों में दर्द जो हमने सहे थे, जम गए हैं धमनियों में दर्द जो हमने सहे थे। आज कोई आंच दे दो बर्फ की इन सिल्लियों को, आज कोई आंच दे दो बर्फ की इन सिल्लियों को, लहू कुछ तो पिघल जाए काश फिर इन धमनियों में, लहू फिर कुछ पिघल जाए काश फिर इन धमनियों में। बहुत अच्छा मुक्तक आपका, और ये मुक्तक आपके लेखन का परिचायक है, लेखन का परिचय है। तो यदि आप सहज महसूस कर रही हो तो हम वार्तालाप प्रारंभ करें। और जी हाँ, वार्तालाप का जो क्रम होगा आदरणीय, करीब 1 घंटे करीब से कार्यक्रम चलेगा। मेरा कार्यक्रम करीब 5 मिनट लेट हो गया था, तो उसको हम मेकअप करेंगे उसको। और कार्यक्रम में हम आपसे आपके जीवन के बारे में, आपके कृतित्व के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके साथियों के बारे में, और उसके अलावा किसी भी समय मेरे प्रश्न के उत्तर से अतिरिक्त भी आप बातें बता सकती हैं, क्योंकि आज ये अनूठे व्यक्तित्व की जहां तक बात है, तो अनूठे व्यक्तित्व में हम व्यक्तित्व को सामने लाते हैं। कृतित्व तो आपका आमतौर पर सभी लोग जान लेते हैं, जब आप किसी मंच पर अपनी प्रस्तुति देती हैं तो आपका कृतित्व का एक महत्वपूर्ण अंश सबको मालूम पड़ जाता है, लेकिन जीवन का जो महत्वपूर्ण अंश है उनको शायद न तो कोई दर्शक जान पाता है, न साथी कवि जान पाते हैं। तो आगे बढ़ें, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, और आपके माताजी पिताजी कौन थे, क्या करते थे, और जन्म के स्थान के बारे में भी जो कुछ भी महत्वपूर्ण हो वो भी अवश्य हमें बताएं। नमस्कार प्रबल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और साहित्य शब्द दर्पण साहित्यिक समूह का बहुत बहुत आभार कि आज उन्होंने इस साक्षात्कार के लिए मुझे आमंत्रित किया। तो मेरा जन्म राजा का ताजपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश में हुआ है। राजा का ताजपुर जैसे नाम है तो ये एक त्यागियों की रियासत रही है, तो इसलिए उस जगह का नाम ही राजा का ताजपुर है। और मेरे दादाजी वहाँ दीवान थे रियासत में। इसके अलावा वहाँ ताजपुर की और विशेषता है कि वहाँ एक चर्च है बहुत फेमस, जो वहाँ के राजाओं ने बनाया था। बिजनौर का एक जो है बहुत अच्छा गांव नहीं कह सकते उसको, है तो गांव लेकिन उसमें सब सुविधाएं हैं। बहुत पहले से, हमारे जन्म के पहले से लाइट है, बैंक है, सब कुछ है। तो कहने भर को वो गांव है, एक बड़ी आबादी का क्षेत्र है। और मुझे गर्व है कि मैं वहाँ पैदा हुई और आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरी माता जी बहुत ही शांत सौम्य स्वभाव की थी, अब नहीं है। लगभग 10 वर्ष हो गए हैं उनको गए हुए।
पिताजी मेरे बीडीओ रहे हैं, जॉब में रहे हैं, अभी भी हैं, वो राजा का ताजपुर में ही रहते हैं। हम 5 बहन भाई हैं, भाई मेरा वहीं रहता है। मैं सबसे बड़ी हूँ सब भाई बहनों में, और प्रारंभिक शुरू के दिनों में मैं ताजपुर ही रही हूँ। जी, बहुत अच्छा। आपने पिताजी माताजी के बारे में बताया और बहन भाइयों के बारे में बताया, अपने परिवार के बारे में बताया, और आपके पूर्वज यहाँ अधिकारी रहे थे, यानी कि रियासत के समय के अधिकारी रहे थे। तो एक कहते हैं कुलीन, जो कहते हैं कुलीन, ये कुलीन शब्द का उपयोग हम लोग करते हैं, कई बार साहित्य में सिर्फ करते हैं, और आमतौर पे बोल भाषा में बोलते हैं कि प्रतिष्ठित परिवार से आप हैं। तो प्रतिष्ठित परिवार होना, आजकल का प्रतिष्ठित परिवार इस तरह के प्रतिष्ठित होते हैं कि सिर्फ पैसे से होते हैं। पहले के जो प्रतिष्ठित परिवार थे 2 या 3 पीढ़ी पहले, वो वास्तव में कुलीन होते थे। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप किसी कुलीन परिवार से हैं, और वो परंपरा आप साहित्य में भी निभा रही हैं। सौम्यता और वो एक सभ्यता के दायरे में रहकर रचनाएं करना, प्रस्तुति करना, ये व्यक्ति की बहुत बड़ी बड़प्पन होता है। बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ते हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, और प्रारंभिक शिक्षा के दौरान कुछ संस्मरण, चाहे वो संस्मरण बचपन के सिर्फ खेल के संस्मरण हो, चाहे बचपन के माता पिता के प्रेम के हों, चाहे साहित्य के निकट जाने के भी हों, जो भी संस्मरण हो, प्राथमिक शिक्षा तक के 5वीं कक्षा तक बच्चा बहुत कुछ सीखता है, और बहुत कुछ उसका एक क्षेत्र तो निर्माण नहीं होता, लेकिन उसकी दिशा कहीं निर्धारित हो जाती है कि उसे कहाँ जाना है। तो बताएं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। वैसे प्रारंभिक शिक्षा मेरी राजा का ताजपुर में ही हुई, क्योंकि मैं दादाजी के पास रहती थी, दादी जी के पास में 3rd क्लास तक मैं वहीं रही, और बिल्कुल हमारे घर के पीछे एक प्राइमरी स्कूल था जिसमें मैं जाया करती थी। उसके बाद मेरे फादर उस समय जॉब में थे, लखनऊ के पास एक स्थान है जयपालपुर। तो 3rd क्लास के बाद मैं 4th 5th उनके पास जाके की मैंने, और 6th क्लास में मैं दिल्ली आ गई अपने ताऊ जी और ताई जी के पास में। और बाकी स्कूल एजुकेशन मेरी पूरी दिल्ली में ही हुई है, और रूपनगर नंबर 1 स्कूल से मैं पढ़ी हूँ। इसके बाद ग्रेजुएशन मेरा बिजनौर से हुआ है, SBD कॉलेज से, और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA इकोनॉमिक्स मैंने वर्धमान कॉलेज बिजनौर से किया है। B.Ed मैंने विवाह के बाद किया, और उसके बाद मैंने एक शिक्षिका की नौकरी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी मैं एक बार धन्यवाद ज्ञापन कर दूं। हमारे साथ में जो हमारे साथी, हमारे अग्रज, हमारे अनुज जो भी जुड़े हैं, उन सभी का, या बहनें कोई जुड़ी हैं हमारे साथ में, कई रचनाकार जुड़े हुए हैं, लगातार वो कमेंट्स कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं सनातन धर्म परिषद के संस्थापक आदरणीय कन्हैया प्रसाद नौटियाल जी। मैं अभी 9 बजे से पहले उन्हीं के साथ कार्यक्रम में था। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस्लाम अली जी, हमारे साथ जुड़े हैं छोटू सिंह प्रजापति जी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अरुणा पाठक जी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं विभा प्रकाश जी, ये सनातन धर्म परिषद की साहित्य प्रकोष्ठ की उपाध्यक्षा हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं त्रिलोक कौशिक जी, जुड़े हैं हमारे साथ में, उनका बहुत बहुत आभार। और हमारे सब दर्पण पटल के सह संस्थापक अध्यक्ष मानव सिंह राणा सोम जी जुड़े हुए हैं। और मुझे प्रसन्नता होती है, मानव जी का स्वास्थ्य सुधार में है, ये बस ईश्वर से और प्रार्थना करेंगे जो उत्तर सुधार आए स्वास्थ्य में, और हमारे साथ में पूरी ऊर्जा से वो सभी कार्यक्रमों में और गतिविधियों में शामिल हैं। सभी का बहुत बहुत आभार। और हमारे साथ वरिष्ठ कवि जयशंकर सिंह जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ कवि RN सिंह जी जुड़ गए हैं, और गुलशन आनंद जी जुड़ गए हैं। सभी का बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे कि सभी साथी जुड़े रहें और आदरणीय रमा त्यागी जी का उत्साहवर्धन करें, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। और हमारे साथ में हमारे मित्र चंचल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत आभार चंचल शर्मा जी। आपने बताया प्राथमिक शिक्षा के बारे में, और गांव में 3वीं तक शिक्षा ली आपने, उसके पश्चात फिर आप नगर में आ गए, तो बहुत अच्छा लगा। तो साहित्यिक जीवन कैसे प्रारंभ हुआ, या साहित्य की तरफ झुकाव कब हुआ, इस बारे में थोड़ा बताएं। या प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे झुकाव हुआ? कि निश्चित रूप से कोई ना कोई घटना रही होगी, या एक सतत प्रक्रिया रही होगी, उस प्रक्रिया के तहत आप साहित्य में झुकाव हुआ, तो बताएं जरा। उसके बाद में शिक्षा की बातें दूसरी बात में करेंगे। साहित्य का मेन कार्यक्रम है, तो हम चाहेंगे कि साहित्य कैसे आपका झुकाव हुआ।
साहित्य में शायद मैंने पहली रचना 10 वर्ष की आयु में लिखी थी। आपको याद होगा एक चंपक पत्रिका आया करती थी जिसे बच्चे बहुत शौक से पढ़ते थे। मुझे भी पत्रिकाएं पढ़ने का बहुत शौक था। तो चंपक पत्रिका में एक कॉलम आता था, चित्र के ऊपर उसमें कुछ पंक्तियां लिखनी होती थी, चित्र अभिव्यक्ति प्रतियोगिता जैसी हुआ करती थी। तो कहीं मुझे एक वो चंपक पत्रिका मिली और उसमें एक चित्र जो था वो इस तरह से था कि एक छोटा बच्चा अपने बड़े शूज पहने हुए, जूते पहने हुए, कानों में उंगलियां हैं और जो है जोर से चिल्ला रहा है। तो उस प्रतियोगिता के लिए सबसे पहले मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, शायद याद आ जाए, सुनाती हूँ मैं आपको कि पहन के पापा के जूते शोर मचाते हैं और कहते हैं हम कुछ तो सुनना नहीं चाहते हैं। तो वो 10 वर्ष की आयु में ये मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी और भेज दी थी। ये मालूम नहीं कि उसका क्या हुआ, क्योंकि रेगुलर हमारे यहाँ चंपक आती नहीं थी, कहीं से मिली थी और मैंने उस समय तो शायद सबसे पहले जो मैंने लिखा वो ये 2 पंक्तियां थी। उसके बाद जब 14-15 वर्ष की हुई तब मैंने कुछ रचनाएं लिखनी शुरू की। लेकिन एक रहस्य की बात बताती हूँ कि मेरे परिवार में किसी को नहीं पता था कि मैं कुछ लिखती हूँ। मुझे कुछ पुरस्कार भी मिले थे उस समय, उनका भी किसी को नहीं मालूम था। और विवाह के इतने वर्ष बाद भी आज तक, जब तक मैंने दोबारा लिखना शुरू किया, मेरे पति भी नहीं जानते थे कि मैं कुछ लिखती हूँ। विवाह के और मतलब 42 इयर्स के बाद, 42 वर्षों बाद मैंने दोबारा लिखना शुरू किया। जी, तो हम जानना चाहेंगे उस समय आप कैसी कविताएं लिखती थी, उस समय कैसी कविताएं लिखती, एक वानगी उसकी मिले हमें, यदि आपको कोई रचना याद हो या कहीं डायरी में लिखी हुई हो तो वो प्रस्तुत करें तो शायद अच्छा लगेगा और सभी को अच्छा लगेगा। याद है, उस कविता पे मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था और कुछ शायद 4-6 पंक्तियां याद होंगी। हर तरह से सोचकर जिंदगी की घटनाओं को सीने में दबोच कर लिखने बैठी हूँ मैं एक उदास दिन का गीत, जिसे न मैं गा सकती हूँ न सुना सकती हूँ। सूखी गर्म रेत पर जब जब दौड़ी हूँ तब तब हारी हूँ, जीतने की उम्मीद नहीं, हारती ही चली जाऊँ। सूनी आँखों में भर लूँ स्वप्न, हाँ मेरे हर स्वप्न का ताव टूटा है, छूटा है हाथ से, हाथ में आते जाते बहुत कुछ, छूटा है हाथ में, हाथ से आते जाते बहुत कुछ। तो ये पूरी याद नहीं है, लेकिन ये कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई आपके कहने से। तो इस पर पुरस्कार मिला था। लेकिन ये शायद आज के कार्यक्रम से मेरे परिवार वालों को पता चलेगा कि मुझे कभी प्रथम पुरस्कार भी मिला था। जी देखिए, कार्यक्रम में जी जैसे कि आपका व्यक्तित्व है और हमारा जो कार्य है कार्यक्रम से व्यक्तित्व को सामने लाना, कृतित्व तो आपका सामने आ चुका है दुनिया के सामने, पर व्यक्तित्व सामने नहीं आ पाता। तो देखिए कितनी विडंबना यह है कि परिवार वालों को भी आपके व्यक्तित्व के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और इतनी सुलझी हुई महिला, इतनी प्रसिद्ध, और आप शिक्षण से जुड़ी, मतलब सभी क्षेत्रों से जुड़ी हैं, लेखन से, शिक्षण से, और महिलाएं जो कार्य करती हैं, जीवन यापन वाला कह सकते हैं उसको, या किसी भी कारणवश जो काम करती हैं, करना भी चाहिए महिलाओं को। उसके अलावा बहुत सी व्यवस्थाएं पुरुषों से अधिक महिलाएं करती हैं परिवार के लिए, समाज के लिए। उन सब के साथ भी एक ऐसा हो कि आप उस वक्त पुरस्कार भी मिलते थे और शायद परिवार को नहीं मालूम। कोई बात नहीं, अच्छे रहस्योद्घाटन अच्छे होते हैं। रहस्योद्घाटन कोई अगर ठीक नहीं होता है तो वहां तकलीफ होती है। एक अच्छी और सुखद यादें अगर सामने आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई बात नहीं, परिवार को पता चलेगा, परिवार सराहना ही करेगा आपकी, आप परिवार निश्चित सराहना करेगा। जितने सभी आपके बचपन के साथी या जितने होंगे वो भी सराहना करेंगे कि आपने बड़े संयम से कार्य लिया। बहुत अच्छी बात है। और बताएं आप लेखन के बारे में, कैसे कैसे आगे बढ़ा लेखन आपका? एक्चुअली मैं कोई साहित्यिक पृष्ठभूमि नहीं है मेरी, मेरे परिवार में सिर्फ मेरे एक चाचा ही लिखा करते थे जो रिटायर्ड हेल्थ ऑफिसर हैं एमसीडी से।
उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है। जब भी मैं कोई मुक्तक लिखती थी और फेसबुक पे डालती थी तो वो हमेशा प्रोत्साहित करते थे, डॉक्टर उमेश त्यागी। और वैसे और कोई साहित्यिक पृष्ठभूमि नहीं है मेरी, हम सब साइंस वाले हैं, परिवार में डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल्स हैं। तो उस समय मैं भी साइंस की स्टूडेंट रही हूँ और शिक्षिका भी साइंस और मैथ्स की ही रही हूँ। तो ये बहुत सबके लिए, जब मैंने पुनः लिखना शुरू किया तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो साइंस मैथ्स पढ़ाती हूँ, मैं कहाँ से ये सब लिखती हूँ। तो ये जो लेखन शुरू हुआ, ये साहित्यिक यात्रा शुरू हुई, ये मैं मानती हूँ कि ये कहीं ना कहीं माँ सरस्वती की कृपा होती है, तभी हम लिख पाते हैं। कविता सिर्फ कविता नहीं होती, कविता हृदय से निकले हुए शब्द जब हृदय को छू जाते हैं तब वो कविता कहलाती है। तो अधिकतर मैं कविता लिखती हूँ, कविता में भी तो वैसे कहानी लिखने का प्रयास करती हूँ, लेकिन अभी नहीं इतना लिख पाई हूँ। कहानी वैसे समीक्षाएं लिखती हूँ, संस्मरण लिखती हूँ, लेकिन कविता में अधिक लिखती हूँ। पहले भी मैं मुक्त छंद की लिखती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा गजल, मुक्तक और क्षणिकाएं ये सब लिखती हूँ। वैसे मुख्य रूप से मुझे मुक्त छंद कविताएं लिखना पसंद है जी। और जो श्रोता पाठक भी शायद मेरी वही कविताएं ज्यादा पसंद करते हैं। जी जी हाँ, तो निश्चित रूप से आपके मुक्त छंद की कविताएं सुनेंगे। और कविता सुनने से पहले मैं एक बार आभार प्रदर्शन कर दूं अपने हमारे साथ जो कि वरिष्ठ कवियत्रियां जुड़ी हुई हैं और सभी साथी उत्साहवर्धन कर रहे हैं आपका। आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी आ चुके हैं, प्रतिभा सिंह जी आ चुकी हैं, आर्यन सिंह जी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा गुलशन आनंद जी हैं, गुलशन आनंद जी के अलावा रश्मि त्यागी जी, छोटू सिंह प्रजापति जी, इस्लाम अली जी, जयशंकर सिंह जी और चंचल शर्मा जी, अरुणा पाठक जी, अरुणा राणा जी और सुदर्शन तिवारी जी, त्रिलोक कौशिक जी और विभा प्रकाश जी, मानव जी और कन्हैया प्रसाद नौटियाल जी, सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि आप आज रमा त्यागी जी को अवश्य सुने। और आप तो सुने आए हैं, सुने और टिप्पणी अवश्य करें आप कि आपको क्या बातें अच्छी लगती हैं और रचनाओं में आपको क्या अच्छा या बुरा लगता है। जीवन के बारे में नहीं कह सकते, जीवन में अच्छा लगा तो है कि जीवन की कोई बुरा नहीं लगता। हर व्यक्ति को जो जीवन मिला है वो निश्चित रूप से ईश्वर की देन है, उसमें व्यक्ति कुछ सुधार कर सकता है। तो जीवन के बारे में टिप्पणी कभी किसी को अच्छी लगती नहीं है। हाँ, कुछ सुखद पलों की बात मालूम पड़ती है तो उसमें सब उत्साहवर्धन सभी लोग करते हैं। तो स्वागत है आदरणीय, आप प्रस्तुति दें कोई, जिससे कि सभी हमारे साथी आपकी रचनाओं को सुनने के लायक हैं। हाँ, अभी आपने एक मुक्तक पढ़ा मैंने मेरा, तो मैं चाहती हूँ उस मुक्तक को मैं खुद पढ़ूं, क्योंकि जो मेरे पढ़ने से आप तक पहुंचेगा वो शायद आपके पढ़ने से ना पहुंचा हो सब तक। दर्द की थी वो शिलाएं शब्द जो तुमने कहे थे, बर्फ की थी वो शिलाएं शब्द जो तुमने कहे थे, जम गए हैं धमनियों में दर्द जो हमने सहे थे। आज कोई आँच दे दो बर्फ की इन सिल्लियों को, आज कोई आँच दे दो बर्फ की इन सिल्लियों को, कुछ लहू तो पिघल जाए काश फिर इन धमनियों में, कुछ लहू तो पिघल जाए काश फिर इन धमनियों में। तो एक दो मुक्तक मैं आपको अभी और सुनाती हूँ और मुक्त छंद की कविता आगे सुनाऊंगी। ये गुत्थियां हैं मन की जरा धीरे से खुलवाना, ये गुत्थियां हैं मन की जरा धीरे से खुलवाना, उलझती है बहुत ये जरा धीरे से सुलझाना। टूट जाते हैं धागे मन के मनकों की बहुत जल्दी, टूट जाते हैं धागे मन के मनकों के बहुत जल्दी, जब मन हो मन का तभी इन्हें हाथ लगाना, जब मन हो मन का। क्या प्रयोग है, क्या प्रयोग है, क्या प्रयोग है, क्या प्रयोग, कमाल कमाल। एक मुक्तक और। गर्जनाएं बादलों की वर्जनाएं उन पलों की, गर्जनाएं बादलों की वर्जनाएं उन पलों की, कड़कती वो बिजलियां हैं मचलती खामोशियां हैं, इन बारिशों में भीगते ही
मन समंदर हो गया है। इन बारिशों में भीगते ही मन समंदर हो गया है। ये मुक्तक सभी मेरे काव्य संग्रह अभिव्यक्ति के पंख में है, जो कि अमेज़न पे उपलब्ध है। विस्मृतियां ही कहाँ थी, स्मृतियां ही बस यहाँ थी। विस्मृतियां ही कहाँ थी, स्मृतियां ही बस यहाँ थी। जगमगाते जुगनुओं की चाह में मैं बस वहाँ थी। जगमगाते जुगनुओं की चाह में मैं बस वहाँ थी। चांद तारों की कशिश थी, चांद तारों की कशिश थी। मन में बस इतनी खलिश थी, और टूट कर तारा गिरा जब मैं कहाँ थी, मैं कहाँ थी। कहा जाता है ना कि टूटते हुए तारों से कुछ मांग लेते हैं, तो टूट कर तारा गिरा जब मैं कहाँ थी, मैं कहाँ थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात है। आपने कहा था टूटते तारे से कुछ मांग लेते हैं, और क्योंकि वो देने की स्थिति में होता है, जो स्वयं टूट रहा है और तो देने की स्थिति में है वो, तो जो टूटा नहीं, जिससे कुछ दुख नहीं पड़े, तो किसी को देगा क्या, हमेशा समेटता समेटता रहता है। आगे बढ़े, कुछ और मुक्तक सुनाएं आप। कुछ और सुनाएं, कुछ मुक्तक और सुनाएं आप, अच्छे लग रहे हैं मुक्तक सभी को। तो जब दर्शक वाह वाह कहते हैं, तो कवि या कवित्री को कुछ और आगे सुना देना चाहिए। जी हाँ। वो खुश है कि हरा दिया उसने मुझको, वो खुश है कि हरा दिया उसने मुझको, और मैं खुश हूं कि हार गई मैं उससे। वो खुश है कि हरा दिया उसने मुझको, मैं खुश हूं कि हार गई मैं उससे। हार कर मना रही हूं जश्न उसकी जीत का, हार कर मना रही हूं जश्न उसकी जीत का। उसको तो एहसास ही नहीं, जीत कर क्या हार गया है मुझसे। उसको तो एहसास ही नहीं, जीत कर क्या हार गया है मुझसे। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तुमने मीरा को सुना होगा, तुमने मीरा को पढ़ा होगा, मैंने मीरा को जिया है। तुमने मीरा को सुना होगा, तुमने मीरा को पढ़ा होगा, मैंने मीरा को जिया है। उसकी विरह वेदना को घूंट घूंट पिया है। मैंने मीरा को जिया है, उसकी विरह वेदना को घूंट घूंट पिया है। जब कृष्ण के विरह में मीरा के आंसू बहे होंगे, तो कृष्ण अपने महल में कैसे रुके होंगे, तब कृष्ण अपने महल में कैसे रुके होंगे। वाह वाह, कमाल कमाल। एक मुक्तक शिव के शिवत्व पर है। शिव का शिवत्व नम्रता में नहीं है। अभी सावन का महीना गया है, शिव का महीना था जी। तो शिव का शिवत्व नम्रता में नहीं है, वो तो है उसकी रौद्रता में। शिव ने रौद्र रूप में हलाहल पिया, यह संदेश दिया, दूसरों के लिए हलाहल पीना ही शिवत्व है। दूसरों के लिए हलाहल पीना ही शिवत्व है। विष को कंठ में रोककर नीलकंठ होना ही शिवत्व है। विष को कंठ में रोककर नीलकंठ होना ही शिवत्व है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और आगे बढ़ेंगे, आपकी कई मुक्तक सुने, और मुक्तक सारे एकदम लाजवाब, और क्या कहें कि जिस विषय पर भी लिखा आपने, 4 लाइनों में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। आपने बताया, बहुत सच चीज व्यक्त की जा सकती हैं। सभी मुक्तक आपके अलग अलग विषयों पे थे, और कहीं न कहीं ऐसे प्रसंग उठाए थे। सबसे अधिक बात शिव की बात जो थी, मेरे बिल्कुल ऐसे घर कर गई कि हलाहल पीना तो उतना कठिन नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए पीना बहुत कठिन है। अपने जीवन में तो हलाहल न जाने कितनी बार हम लोग पीते हैं, लेकिन वो हलाहल अपनी परिस्थितियों के लिए, अपने को बचाने के लिए, कभी अपने को स्थापित करने के लिए, न जाने किस परिस्थितियों में करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो आदरणीय आगे बढ़ते हैं। और जी, जैसे कि आपने बताया विधा के लिए कि पहले आप मुक्त छंद लिखती थी, छंद मुक्त कविताएं लिखती थी, अभी आप छंद का भी प्रयास कर रही हैं, और मुक्तक तो आप लगातार लिखती हैं, शेर भी आप लिखती हैं, क्योंकि थोड़ा सा अंतर है, मुक्तक और शेर में थोड़ा अंतर है। हाँ, तो बात वही आ रहा हूँ, गजल के शेर। जी हाँ। और
गजल भी आपसे अवश्य सुनाएंगे और मुक्तक आपके सुने हैं, और जो मुक्तक लिखते हैं वो स्वयं गीत हो जाते हैं, जो शेर लिखते हैं वो गजल बन जाती है, और भी अगर मात्रिक छंदों में लिखेंगे तो फिर नाना प्रकार के छंद भी होते हैं। और आप गद्य का भी प्रयास कर रही हैं, बल्कि लिख रही हैं, क्योंकि जब आप समीक्षाएं लिखती हैं या यात्रा वर्णन लिखती हैं, संस्मरण लिखती हैं, उस स्थिति में वो गद्य का बड़े सशक्त प्रकार हैं, क्योंकि गद्य, कहानी, लघु कथा ये लोकप्रिय प्रकार हैं, लेकिन ये जो संस्मरण और समीक्षा है बहुत गंभीर और बहुत अधिक जिम्मेदारी का कार्य है। आप कहानी की का जो क्लाइमैक्स है उसे चेंज कर सकती हैं, आप उसे बदल भी सकती हैं, अगले संस्करण में कुछ और जोड़ सकती हैं, लेकिन संस्मरण में शायद कुछ जोड़ा नहीं जा सकता बाद में। और जहाँ तक समीक्षा का प्रश्न है, समीक्षा तो आपको समीचीन समीक्षा उसी समय करनी पड़ेगी, और बिल्कुल चाहे कटु शब्द हों चाहे मृदु शब्द हों, आपको समीक्षा करनी ही पड़ेगी। तो निश्चित रूप से अब वो लेखन आपका बड़ा गंभीर है, उस लेखन में निश्चित रूप से आगे बढ़े आप। तो अब ये और प्रश्न आता है कि जब आप पढ़ती थी तो क्योंकि विज्ञान की विद्यार्थी रही, फिर भी विज्ञान के विद्यार्थी भी कक्षा 8 तक सारे विषय पढ़ते हैं, और 10वीं कक्षा तक, 9वीं 10वीं में और 11वीं 12वीं में हिंदी और संस्कृत पढ़ते ही हैं। तो जब वो पढ़ते हैं तो साहित्यकारों से परिचय इतना अधिक हो जाता है कि व्यक्ति कई सारे कवियों को गुनगुना सकता है, उनकी कविताएं याद कर सकता है। जैसे अभी हम एक कार्यक्रम में थे सनातन धर्म परिषद के में, छोटू सिंह प्रजापति जी ने रामधारी सिंह दिनकर की रचना प्रस्तुत की थी, और उन्होंने कहा था कि मैं रचना रामधारी सिंह दिनकर की प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अपनी रचनाएं सब पढ़ते हैं, लेकिन मन होता है व्यक्ति को कि मैं पहले जो पढ़ा है उसको भी सुना पाए। तो बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा, और उस समय के रचनाकारों को आपने पढ़ा तो क्या उसका लाभ हुआ, कितना सीखा आपने, और अब जो स्थापित रचनाकार उस समय के बाद के रचनाकार हैं, उनको पढ़ने से क्या लाभ हो रहा है, उनको सुनने से क्या लाभ हो रहा है, और क्या कोई हानि भी हो रही है, इस बारे में चर्चा करें तो अच्छा लगेगा। ऐसा प्रबल जी, जब मैंने स्कूल एजुकेशन की है, उस समय साइंस वालों के लिए हिंदी संस्कृत नहीं हुआ करती थी। तब मैंने हायर सेकेंडरी की है, 9th 10th 11th एक साथ एक एग्जाम हुआ करता था 11th का बोर्ड का, हायर सेकेंडरी का। तो उस समय साइंस वालों के लिए हिंदी नहीं थी, वो एक पतली सी एक किताब होती थी एक तक, जिसको हमें पढ़ के सिर्फ पास करना होता था। तो उस समय स्कूल विद्यालय के समय में मैंने हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा है, मैं आपको सही बताती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे पत्रिकाएं पढ़ने का बहुत शौक था, कोई भी पत्रिका, स्पेशली मैं कादम्बरी बहुत शौक से पढ़ती थी। जितनी भी पत्रिकाएं उस समय आती थी, सरिता, गृह शोभा, मुक्ता या और भी अन्य कोई, तो जब मेरे हाथ में आ जाती थी तो उसे पूरा करके ही छोड़ती थी। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक रहा, हिंदी पढ़ने का, हिंदी साहित्य पढ़ने का। और स्पेशली जब मैं शिक्षिका रही तो जब कभी सब्स्टिट्यूशन पीरियड मेरा ऐसी क्लास में लग जाता था 11th 12th में, तो मैं हमेशा उन बच्चों को कहती थी कि हिंदी की पुस्तक निकालिए आप। तो हिंदी से मेरा, चाहे साइंस मैथ्स मेरा पढ़ाने का रहा है विषय, लेकिन हिंदी से मेरा जुड़ाव हमेशा ही रहा। और जहाँ तक कविताएं पढ़ने की बात है, तो अब के जो जब मैं आपको थोड़ा सा दोबारा पीछे लिए चलती हूँ कि ये मैंने स्कूल तक तो बताया आपको कि मैं इस तरह से कविताएं लिखती थी, और उसके बाद 20 वर्ष की आयु में मेरा विवाह हुआ। फिर परिवार में मैं बच्चों में, जॉब में, सब में व्यस्त हो गई, और 2019 में मैं सेवानिवृत्त हुई। और 2019 नवंबर में मेरे बच्चे बाहर चले गए, और तभी कोरोना का प्रकोप आया और हम बिल्कुल अकेले हो गए। वो अकेले होने से जो एक कविता का कीड़ा दबा हुआ था, वो कुलबुला उठा। उस समय मैंने बहुत गज़लें सुनी, स्पेशली जगजीत सिंह की मुझे बहुत पसंद है, कुमार विश्वास को बहुत सुना, उनकी भी कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और सोशल मीडिया पे जो भी कविताएं, मतलब सोशल मीडिया पे और सब लोग क्या देखते हैं मुझे पता नहीं, पर मैं कविताएं ढूंढती हूँ। तो उस समय जब अकेले हम हो गए, यहाँ भी आपस में कोई किसी के पास नहीं जाता था, किसी से मिलता जुलता नहीं था, तो उस समय ये संगीत और कविताएं
और एलेक्सा ने साथ दिया हमारा, सारा दिन हम सुना करते थे दोनों। तो वो मैंने कहा ना कि वो कविता का कीड़ा कुलबुला उठा और दोबारा से लिखना शुरू किया, और दोबारा से ऐसे लिखा गया कि पहले जो कभी नहीं लिखा था, मैंने शेर लिखने शुरू किए, गजल लिखने शुरू की, और धीरे धीरे दोबारा से जो है मैं अपने उस पे आ गई जो मैं छंद मुक्त लिखती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बीच में क्यों नहीं लिखा, वो सिर्फ ये कि मैं बहुत व्यस्त हो गई। 3 बच्चे हैं मेरे, मदर इन लॉ साथ रहती थी, एक बेटा और साथ रहता था, नानी का बेटा। तो मैं इतनी व्यस्त थी अपने जॉब में और घर में कि मैं शायद भूल ही गई कि मुझे लिखना भी आता है। मैंने इतने वर्षों तक सिर्फ बच्चों के जन्मदिन पे, उनके रिजल्ट आने पे, उनके ग्रीटिंग कार्ड पे 2-4 लाइनें लिखी होंगी तो लिखी होंगी, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिखा 42 वर्षों तक। 42 वर्षों के बाद जब लिखना शुरू किया तो वो ऐसी भाव सरिता बह गई कि जो फिर रुक नहीं पाई। उसमें मैंने बहुत अफगानिस्तान का जब हुआ था तब भी एक रचना बहुत मार्मिक लिखी थी, और उसका एक वीडियो मेरे बेटे ने बना के डाला था उस पर कि उफ, ये आज तो नहीं मैं सुना पाऊंगी उसको, लेकिन कभी आपके जो है कवि गोष्ठी में अवश्य आऊंगी। तो ये जो है आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, चाहे वो सामने नहीं आ रहे हैं, लोगों के परिचय में नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं वो ही अच्छा लिख रहे हैं, ये भी नहीं है कि कुमार विश्वास से अच्छा कोई नहीं लिख रहा है। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हो रही हैं। कुमार विश्वास मेरे पसंदीदा हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि उनसे अच्छी रचनाएं भी लिखी जा रही हैं। लेकिन ये है कि वो प्रसिद्धि नहीं पा सके, जो भी उनकी परिस्थितियां हैं, या मैं भी अब आपके इस मंच से जुड़ी हूँ तो शायद मुझे बहुत लोग जान रहे हैं, और आपका मंच ये बहुत अच्छा काम कर रहा है जो नवोदित रचनाकारों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो इसके लिए प्रबल जी आप और मानव जी दोनों ही जो है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपसे मैं मिली थी साधना टीवी के एक प्रोग्राम में, आपको याद होगा। जी जी हाँ, तो निश्चित रूप से आपने बताया, आप जी जी आपने बताया, ये कल बताया कि 42 वर्ष एक ऐसे हुए जो कि आपने लिखा नहीं, और आपने सिर्फ लिखा नहीं, बाकी तो जीवन के सारे कार्य करिए, बड़े अच्छी तरह से किए संभवतया, जिस कारण आपको मां शारदे की ऐसी कृपा मिली कि आप उसके पश्चात आप सफल हुई। क्योंकि देखिए कि बड़े बड़े कार्य जो हुए जीवन में, कि महाभारत हुआ, महाभारत में भी बहुत बड़ा एक वनवास था, अज्ञातवास तक था। और जहां तक रामायण की बात करते हैं, भगवान राम के भी वहां भी 14 वर्ष का वनवास था। तो आपके साहित्य, आपके लेखन को तो आपने उससे भी तिगुना वनवास दे दिया। लेकिन वनवास के बाद में निश्चित रूप से सफलता मिलती है, और भरपूर सफलता मिलती है, और चिरकाल तक वो सफलता रहती है। जैसे कि आप भगवान राम की बात कर सकते हैं, महाभारत की बात कर सकते हैं। तो जहाँ 14 वर्ष के वनवास के बाद में इतनी प्रसिद्धि है, तो 42 वर्ष के वनवास के बाद में मां शारदे आपको और प्रसिद्धि देगी, निश्चित रूप से प्रसिद्धि देगी। और हम चाहेंगे कि आप एक रचना प्रस्तुत करें जिससे कि गति आए कार्यक्रम में। कुछ हमारे जो साथी हैं वो, क्योंकि अभी वार्ताओं के दौर के साथ हमारे जितने साथी हैं सारे कवि साथी हैं, तो वार्ता के बजाय उनको कविताएं ज्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य वार्ता का ही है, तो कविता इसीलिए सुनानी है जैसे कि हमारे साथी संतुष्ट रहें कि हम कवि को ही लेके आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम लेखक को ले आए हैं। कवि नहीं तो कवियों की ज्यादा मित्र है हमारे, लेखक मित्र कम है, ये दुर्भाग्य हमारा। तो स्वागत है, एक रचना प्रस्तुत करें। आपको एक गजल सुनाती हूँ। ख्वाहिशों आज, हाँ कुछ शेर सुनाऊंगी इसके, पूरी नहीं। ख्वाहिशों आज कुछ थकी हूँ मैं, ख्वाहिशों आज कुछ थकी हूँ मैं, पाना चाहा था पर रुकी हूँ। ख्वाहिशों आज कुछ थकी हूँ मैं, पाना चाहा था पर रुकी हूँ मैं। पाँव जमी पर रख महसूस तो कर, पाँव जमी पर रख महसूस तो कर, सुबह की ओस की नमी हूँ मैं, पाना चाहा था पर थमी हूँ मैं।
मेरी नज़्मों गज़लों को तो देख जरा, मेरी नज़्मों गज़लों को तो देख जरा, उसके हर हर्फ में जड़ी हूँ मैं, पाना चाहा तो नहीं हूँ मैं। शीशे के शीश महल हैं ये सब, शीशे के शीश महल हैं ये सब, टूटे हुए कांच सी चुभी हूँ मैं, और पाना चाहा तो थमी हूँ मैं। तो बस ये 3 शेर इसके सुनाती हूँ। एक और गजल के कुछ शेर सुनाती हूँ मैं आपको। जी स्वागत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। हर सुमन हरि पर चढ़े निश्चय नहीं है, कि फूलों का भी भाग्य होता है कि वो कहाँ चढ़ेगा। तो हर सुमन हरि पर चढ़े, भगवान पे चढ़े, ये निश्चय नहीं है। और प्रेम पूजा है मगर अभिनय नहीं है। हर सुमन हरि पर चढ़े निश्चय नहीं है, और प्रेम पूजा है मगर अभिनय नहीं है। वक्त पर जो साथ दे साथी वही है, वक्त पर जो साथ दे साथी वही है, और दोस्ती का और कुछ परिचय नहीं है। दो दिलों का मेल ही बंधन बहुत है, दो दिलों का मेल ही बंधन बहुत है, और 7 फेरे घूमना परिणय नहीं है। प्रेम पूजा है कोई अभिनय नहीं है। बंधनों में कस के जो जीते रहे हैं, बंधनों में कस के जो जीते रहे हैं, जी रहे हैं ये कोई जीवन नहीं है, जी रहे हैं ये कोई जीवन नहीं है। और हम तो खुश थे अपने ही हर हाल में, हम तो खुश थे अपने ही हर हाल में, और दे दिया तुमने जो संबल कम नहीं है। और प्रेम पूजा है कोई अभिनय नहीं है। वैसे थोड़ा मैं दर्द ज़्यादा लिखती हूँ। अभी जो कोलकाता की हृदय विदारक घटना हुई है, उस पे कुछ वो मैं अवश्य आपको स्वागत स्वागत जी, स्वागत स्वागत। वैसे उस बेटी ने सब सहा होगा। वो जितने पंख समेटती रही होगी, उतने ही वो नोचते रहे होंगे। वो जितने पंख समेटती रही होगी, उतने ही वो नोचते रहे होंगे। वो जितनी फड़फड़ाई होगी, उतने ही कुतरते रहे होंगे। जटायु की तरह आखिरी सांस तक लड़ी होगी, जटायु की तरह आखिरी सांस तक लड़ी होगी, पर निशंस भेड़ियों के आगे उसकी एक न चली होगी। ये दरिंदगी कब तक चलेगी, ये दरिंदगी कब तक चलेगी। मेरी बेटी तू अकेली निशस्त्र कब तक लड़ेगी, मेरी बेटी तू अकेली निशस्त्र कब तक लड़ेगी। दुर्योधन और दुशासन है हर कदम पर, दुर्योधन और दुशासन है हर कदम पर, है अर्जुन का गांडीव कुंद ये। आवाज न देना अब कृष्ण को, कायर पांडवों की भूमि है ये। काली की वंशजा है तू, काली की वंशजा है तू, महिषासुर मर्दन करना होगा। शस्त्र उठा ले अब द्रौपदी, तुझे अकेले ही लड़ना होगा। शस्त्र उठा ले अब द्रौपदी, तुझे अकेले ही लड़ना होगा। बहुत अच्छी भावपूर्ण रचना आपने तो कमाल की प्रस्तुति, कमाल की। और भावनाएं, क्योंकि पूरे देश की भावनाएं इस समय उदात्त हैं और बहुत ही रोष है सभी लोगों में। लेकिन आपने जो प्रश्न रखा है कि कैसे कैसे उसके ऊपर अत्याचार हुए होंगे, और जब कभी समाज सामने नहीं आ पाया, वहां आसपास बहुत लोग होंगे। रात्रि का मतलब ये नहीं है कि इतना बड़ा कांड हो जाए और अकेला व्यक्ति कर जाए, बहुत लोग शामिल भी होंगे, और कहीं ना कहीं लोगों की सह होगी। और नीचे तंत्र से लेकर प्रजातंत्र के जो प्रहरी हैं, सभी लोगों का शामिल कहीं ना कहीं थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक अपराधियों को ये पता नहीं चले कि बदला कोई ले सकता है, चाहे वो चंडी के रूप में ले, चाहे शिव के रूप में ले, चाहे सामान्य नागरिक के रूप में ले। रावण ने बड़ा अट्टहास किया था, रावण ने बहुत बड़ा दुर्दांत कार्य किया था। लेकिन माँ सीता को भरोसा था श्री राम आएंगे, द्रौपदी को भरोसा था कि भगवान कृष्ण आएंगे, लेकिन अब कोई नहीं आए। तो आए, अवश्य आए, अभी भी आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं। लेकिन बात वही आती है कि आते तब हैं, ईश्वर भी तब आते हैं, पुलिस भी तब आती है जब तक नुकसान बहुत हो चुका होता है, जब जान जा चुकी होगी। तो
प्रतिकार करना पड़ेगा, निश्चित रूप से लोगों को करना पड़ेगा, समय से पहुंचना पड़ेगा। और ये घटना हुई थी, ये घटना हुई इससे पहले दिल्ली में घटना हुई थी पिछले वर्ष, सभी लोगों ने देखा, मीडिया में हल्ला हुआ। यहाँ तो रात के अंधेरे में हुआ था, वही सब कुछ दिन के उजाले में हुआ था। उस वीडियो में सब लोग देख सकते थे कि वो चाकू मार रहा है और लोग बराबर से निकल रहे हैं, किसी के हाथ में पत्थर तक नहीं उठाया। एक कुत्ते को भी जो खूंखार होता है उसको भी पत्थर से भगा देते हैं, लेकिन लोगों ने उस आदमी को जो चाकू था, उस चाकू वाले को पत्थर तक नहीं मारे, क्योंकि पत्थर मारना तो भूल गए। पत्थर मारना तो हम लोगों ने एक समुदाय विशेष को दे रखा है या किसी व्यक्ति विशेष को दे रखा है। हम जानते हैं कि पत्थर का शायद उपयोग नहीं हो सकता, शायद जो भी ये समस्या रही हो और समाज को जगाना है। मैं कम से कम जो नारियों को अत्याचार है उसके बारे में तो अवश्य कहूंगा सब लोगों से कि जान उसकी चली गई, उसकी जान नहीं गई है, निश्चित रूप से उसके आसपास जो लोग हैं वो भी निर्जीव से हो गए होंगे, जी रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उनको एक ग्लानि होगी कि काश उस समय हम पहुंच गए होते, हमने बचा लिया होता उसे। इसके लिए सबको एकजुट होना होगा और ये प्रेशर बनाना होगा सरकार पे कि कोई ऐसा कानून लाया जाए कि लोग ऐसा कृत्य करते हुए थर्राएं, डरें। कुछ ना कुछ ऐसी सजा उनको मिलनी चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए। जी कानून तो जी आदरणीय, कानून तो बहुत कठिन है, कानून में कमी नहीं है। प्रश्न यह है कि जब आप सोचिए कि बच्चा कोई गलती करता है तो उसे स्कूल में भी डांट पड़ती है और घर पे भी डांट पड़ती है, बल्कि कहूंगा स्कूल में डांट पड़ती थी, घर पे भी डांट पड़ती थी, स्कूल में मार पड़ती थी, घर पे मार पड़ती। अब व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हो गई है कि आप स्कूल में एक बच्चा अपराध करता है छोटा सा भी, उसको न तो टीचर सजा दे पाती है न घर वाले सजा दे पाते हैं। ये परिस्थितियां, कहीं पर हम लोग फेमिनिस्ट के रूप में बैठे हैं, कहीं हम कम्युनिस्ट के रूप में बैठे हुए हैं, कहीं हम एक किसी और आंदोलन के तहत बैठे। सारे आंदोलन इस रूप के हैं कि हम व्यवस्था के खिलाफ हैं, व्यवस्था में सहयोग करने के लिए एक भी आंदोलन नहीं है। तो कानून का पालन कैसे होगा कानून का? तो लेकिन ऐसी समस्याओं में व्यवस्था के खिलाफ नहीं खड़े होते हैं, अपराधियों की व्यवस्था के खिलाफ खड़े होइए। वहां पे आप हथियार हाथ में लेते हैं, वहां पे आप जाम लगाते नहीं, वहां आपको समय नहीं, वहां आप रास्ता नहीं रोक सकते। आप सरकार का रास्ता रोक सकते हैं, आम आदमी का रास्ता रोक सकते हैं, कभी वो आप अपराधियों का रास्ता नहीं रोक सकते। हाँ, जागृति करनी है, साहित्यकारों का काम है। अच्छी रचना लिखी आपने और ऐसे ही लिखते रहें, और बाकी साहित्यकार मित्रों का भी ये काम है कि करते हैं। मैं भी पिछले 1-2 महीने में जहां जहां लोगों से मिलता हूं, जहां कार्यक्रम जाता हूं, सभी लोग को रोष है और रोष बनाए रखना चाहिए। रोष को ठंडा न पड़ने दें, और जोश की आवश्यकता नहीं, रोष की आवश्यकता है। जो आपने प्रकट किया बहुत अच्छा है। आदरणीय, आगे बढ़ते हैं, और निश्चित रूप से सभी के लिए दुख का विषय है। और हमारे साथी अजय कुमार अजय जी लिख रहे हैं, वेदना सभी के मन में किस विध समझाएं। हमारे आंसू कवि हैं अजय कुमार अजय जी, मेरे क्लास फेलो हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। आप एडवोकेट भी हैं, आप व्यवसायी भी हैं और कवि हृदय तो हैं। वेदना सभी के मन में किस विध समझाएं, कदम कदम पर खड़े दुशासन कान्हा जी गांडे उठाएं। कदम कदम पर खड़े दुशासन कान्हा जी गांडे उठाएं। भाई अजय कुमार अजय जी, आपने बहुत सटीक शब्द कहे। बहुत कम मित्रों से मुलाकात हो पाती है। अब जनवरी में आपसे भेंट हुई थी बहुत, क्योंकि मैं गाजियाबाद रहता हूँ, दिल्ली नोएडा रहता हूँ, अभी आजकल बेंगलोर में हूँ। अजय जी दिलेसर में रहते हैं, तो मैं आपसे अवश्य भेंट करूंगा अजय जी, अगली बार आऊंगा तो। बहुत बहुत आभार आपका कार्यक्रम में आने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। आदरणीय, साहित्य के जीवन में कोई विशेष संस्मरण आपका ऐसा जिसे हम और हमारे साथी साहित्यकार सुनना पसंद करें, कि ऐसा संस्मरण, ऐसी घटना कोई हो जो कि आपको लगा हो कि साहित्य में होने से और साहित्यिक जीवन में रहने से एक कोई लाभ या हानि? कोई संस्मरण का अर्थ ये नहीं कि हम आपसे बहुत अच्छे संस्मरण सुनना चाहते हैं, कहीं कट अनुभव हो तो वो भी सुनाइए, क्योंकि अच्छे अनुभव से प्रेरणा मिलती है और कट अनुभवों से एक सीख मिलती है कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साहित्यिक जीवन का कोई संस्मरण आपको सुनाए, जिससे कि हमारे साथी और हमारे नए साथी कम से कम जरूर सीख लें उससे। ऐसा है, पुनः जब मैंने लिखना शुरू किया तो अभी आप देखिए 2020 से समझिए, 2019 के अंत से मैंने लिखना शुरू किया था, तो अभी 4 वर्ष हुए हैं। और इसमें 2.5-3 साल तो चले गए आपके कोरोना में। तो कोरोना में कोरोना के लिए की बहुत कविताएं लिखी मैंने उस समय, क्योंकि वो बहुत ही विषम समय था, दुर्गम समय, दुर्गम कहूँगी मैं उसको, बहुत ही दुर्गम समय था, जिसमें लगता था कि मौत पता नहीं किसका दरवाज़ा खटखटा देगा। तो ऐसा बहुत अच्छा या कोई इस तरह का साहित्यिक संस्मरण अभी मेरा नहीं है। जो लोग मिले हैं सब अच्छे ही मिले हैं।
कोई ऐसा नहीं हुआ है। बस एक बात मुझे ये बहुत कचोटती है, जो मेरा अनुभव हुआ इस समय में, कि आप गज़ल सुनते हैं, जगजीत सिंह सुना रहे हैं और वो प्रसिद्ध हो गए हैं, लेकिन जो लिख रहा है वो कहीं पीछे छूट गया। जो सुना रहा है, जो गा रहा है, वो आगे चला गया, लेकिन जो लिख रहा है उसको लोग जानते ही नहीं, वो सामने आता ही नहीं। और आज जो रचनाकार हैं, आप देखिए, ये आपने भी महसूस किया होगा कि हर जगह रचनाकारों को कुछ देने की बजाय उनकी रचनाओं के, चाहे आप साझा संकलन हो, चाहे कवि सम्मेलन हो, कवि गोष्ठियां हो, तो कुछ ना कुछ उनसे सहयोग राशि मांगी जाती है, जो मुझे कचोटता है। कि आपको मैं बताती हूँ, चलो अब आपको एक सुनाने की सुना देती हूँ कि किसी का मेरे पास फोन आया कि आपको अवार्ड देने के लिए हमने सेलेक्ट किया है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। मैंने कहा क्या क्राइटेरिया है? कहने लगे अभी कुछ नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, अगर आप सेलेक्ट हो जाती हैं तब आपको इतना देना पड़ेगा। तो मैंने कहा फिर आप मेरे टैलेंट के लिए थोड़ी दे रहे हो अवार्ड। अगर आप समझ रहे हो कि मुझ में टैलेंट है और मैं वो आपका अमाउंट नहीं दे पा रही हूँ, तो आप मुझे अवार्ड नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये हुआ आप टैलेंट को नहीं दे रहे हैं, और मुझे ऐसा अवार्ड चाहिए भी नहीं कि अगर आप मेरे टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तो मुझे ऐसे अवार्ड की आवश्यकता ही नहीं है। पैसे देके तो मैं कहीं से भी खरीद लूँगी। तो ये जो कहीं कहीं आता है कि अवार्ड पैसे से बिकते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई भी है। और जैसे ही हम अपनी पुस्तकें प्रकाशित कराते हैं, वहाँ भी हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। ये तो मेरे कटु अनुभव है मेरे, कि मेरी 3 एकल काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, अभिव्यक्ति के पंख, अभिव्यक्ति की उड़ान और हे सखी। अभिव्यक्ति के पंख और हे सखी मैंने प्राची डिजिटल प्रकाशन से प्रकाशित कराया है। बहुत ही अच्छे प्रकाशक हैं, बहुत ही अच्छे। लेकिन अभिव्यक्ति की उड़ान मैंने जिज्ञासा प्रकाशन से कराई, उन्होंने रुला दिया मुझे। यानी कि आप पैसा भी दे रहे हैं और आप उस रचनाकार की कद्र भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एक चीज आजकल हो रही है कि रचना कोई कितनी अच्छी हो, उस रचनाकार को जब तक कोई जानेगा ही नहीं, जब तक वो कहीं किसी विशेष मंच पे, जो अच्छे मंच पर पहुंच जाएंगे, चाहे वो पैसा देकर पहुंचे, तो उन्हें लोग जानने लग जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोग लिखते हैं, मैं पढ़ रही हूँ नए लोगों को कि बहुत अच्छा लिख रहे हैं, चाहे कहानी कविताएं हों। कुछ नए बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देखती हूँ। तो वैसे मेरा पेज है फेसबुक पे, अभिव्यक्ति के पंख नाम से, इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं, और यूट्यूब चैनल भी है। इसके अलावा स्पॉटिफाई पर मेरी कविताएं हैं जो आप सुन सकते हैं, अभिव्यक्ति के पंख नाम से ही है स्पॉटिफाई पर भी। तो मैं उनका लिंक उसमें डाल दूंगी, अगर कोई सुनना चाहे, किसी को मेरी कविताएं अच्छी लगी हों, जी हाँ, सुनना वो आप लिंक डालेंगे, इसमें मैसेज में डालेंगे, मैं उसको पिन कर दूंगा, उसमें आप जब डालेंगे तो पिन कर दूंगा, जिससे शुरू में देख पाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। और थोड़ी चर्चा करना, चूंकि चर्चा हुई थी, आपके संस्मरणों की हुई थी, आपके अनुभव की बात हुई थी, तो उस बारे में मुझे एक विशेष टिप्पणी करनी है कि एक समय लगता है, हालांकि संसदीय भाषा का उपयोग करना चाहिए पूरे उसमें, लेकिन फिर भी हमारे अगर कोई कहावतें हैं, हमारी कहावतें हम मतलब उपयोग करना चाहिए, कहावत उपयोग कर सकता हूँ। एक कहावत है कि कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष नली में रखी तो भी शायद टेढ़ी ही निकली। लेकिन हम प्रयास ऐसा करें कि वो सीधी हो, क्योंकि आप देख पा रहे हैं, मैं सीधे जोड़ रहा हूँ आपकी घटना को, जो कि अवार्ड फंक्शन की बात होती है, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले समय से चला रहा है। जिस देश में प्रधानमंत्री को स्वयं मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से भारत रत्न दे सकता हो, उस देश में ये बहुत बड़ी घटना नहीं है कि किसी कवि को एक पुरस्कार पैसे लेके दे दिया जाए, क्योंकि वो चला आ रहा है। उस वक्त के आप लिस्ट निकाल लीजिए, पहले समय के 10 साल पहले के, जो कि पद्मश्री, पद्म विभूषण दिए जाते थे, भारत रत्न दिए जाते थे, और पिछले 10 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है, तो जो परिवर्तन राजनीतिक रूप से परिवर्तन किया है लोगों ने, क्या हम इस क्षेत्र में परिवर्तन नहीं कर सकते? कर सकते हैं।
अभी क्या है कि हमारे अधिकांश जनता ने तो 60% जनता ने विचारों का परिवर्तन करके एक ऐसे लोगों को लेके आए जो कि व्यवस्था में से भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे रचनाकारों में अभी भी घिसी पिटी कम्युनिस्ट मानसिकता को लेकर उन्हीं के पीछे भागने की दौड़ है। तो जब तक कम्युनिस्ट मानसिकता के पीछे भागेंगे, पुरस्कार ऐसे ही बिकेंगे, पुरस्कार ऐसे ही मोलतोल होगा, क्योंकि वहां धारणा यह है कि किसी से पैसा लेकर किसी को बांटना है और बांटते बांटते अपने जेब में रख लेना है। बड़ा जिम्मेदारी के साथ में टिप्पणी कर रहा हूं मैं। यदि आप संस्थाओं से जुड़ें, मेरा दावा है, प्राइवेट संस्थाओं की बात नहीं करता हूं, संस्थाएं संस्थागत हैं, तो निश्चित रूप से आपको ऐसे लोग मिलेंगे, संस्थाएं मिलेंगी जो कि सम्मान कर रही हैं अच्छे लेखकों का, अच्छे कवियों का। हाँ, संख्या कम है लेकिन परिवर्तन आएगा। उन संस्थाओं की सदस्यता लें लोग, उन संस्थाओं में जाएं तो निश्चित रूप से सम्मान वहां आपको मिलेगा। बिके हुए सम्मान से अगर वहां जाके छोटा सम्मान मिले तो स्वीकार करें पहले वहां जाकर, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और मैं स्वयं इस बात का उदाहरण हूं कि मैं हर अच्छी संस्था में जाने का प्रयास करता हूं, अपने खर्च पे जाने का प्रयास करता हूं, और लेकिन ऐसे किसी कुचक्र में नहीं फंसता हूं जिस कुचक्र में ऐसी कोई बाद में कहने को आए कि सामने वाले ने 2000 रुपए ले लिए और मालूम पड़ा कि आपको एक कागज थमा दिया। ऐसा उचित नहीं होता, न कहीं होना चाहिए। लेकिन अच्छी संस्था जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको संतुष्टि मिलेगी और आगे भी जाएंगे। भाई त्रिलोक चंद जी कह रहे हैं कम्युनिस्टों को बदनाम न करें, मैं कामरेड हूँ, सब जगह सब तरह के लोग हैं। बिल्कुल त्रिलोक जी, अगर आप, अच्छी बात यह है कि आप शायद सजग कम्युनिस्ट हैं, वास्तव में कम्युनिस्ट हैं। वास्तव कम्युनिज्म जो है, धारणा यही है जो मैंने बताया था कि धन अधिक है, कोई चीज अधिक है, लेकर गरीबों में बांटना। लेकिन दुर्भाग्य यह है मेरे भाई कि सभी कम्युनिस्ट ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जो कम्युनिस्ट कहीं सत्ता में बैठे हैं या कम्युनिस्ट के प्रभावशाली हैं, वो आपकी तरह से उदात्त विचारों वाले नहीं है। दुर्भाग्य की बात है ये, और बहुत समय से रहा है, लेकिन बड़ा जिम्मेदारी के साथ मैंने टिप्पणी की है। फिर भी आपको दुख पहुंचा है तो आपने, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी आपके लिए हूँ, अपने विचारों के लिए नहीं हूँ, माफ करें। और सुधरें, निश्चित रूप से उदाहरण प्रस्तुत करें ना, कम्युनिस्ट को उदाहरण प्रस्तुत करें तो मैं तो प्रशंसा करूंगा और करनी भी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, नहीं कोई बात नहीं, जब वार्ता होती है तो वार्ता में निश्चित रूप से हर चीज का प्रतिकार करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। हम अपने साथियों का सम्मान करते हैं, विचारों का सम्मान उनका भी करते हैं, हमारे विचारों का भी सम्मान किया जाए। जी। आप नए रचनाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नए रचनाकार लिखें, अच्छा है, लेकिन लिखने से पहले पढ़ें। जितना पढ़ेंगे उतना शब्दकोश बढ़ेगा, और जितना शब्दकोश उनका बढ़ेगा उतनी वो अच्छी रचनाएं कर पाएंगे। सिर्फ लिखना ही ये कि कुछ भी लिख दिया, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि लिखने में मर्यादा हो, फुहड़पन ना हो। हाथ से भी ऐसा ना लगे लिखें कि जिसमें फुहड़पन हो। हर एक विधा में एक ना कोई ना कोई मर्यादा जरूर होनी चाहिए। तो नए रचनाकार जो हैं वो सिर्फ ये कि शायरी और इश्क और ये सब, इसमें लिखते लिखते कई बार इतना फुहड़पन आ जाता है, इस तरह से श्रृंगार का वर्णन होता है कि आप सुनते हुए भी शर्म महसूस करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि साहित्य में रचनाकारों को फुहड़ता नहीं लानी चाहिए। जो लिखें अच्छा लिखें, थोड़ा लिखें लेकिन अच्छा लिखें। सिर्फ देखा देखी कि हम भी लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशन है जिन पर मैंने लिखा भी है, और इतना वल्गर वहाँ पे लिखा जाता है कि आप उसे पढ़ नहीं सकते हैं। तो नए रचनाकारों से मेरी यही विनती है कि हम जो साहित्य रचनाकार हैं वो एक तरह से पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। जो हम लिखेंगे आने वाली पीढ़ियों को हम देकर जाएंगे, तो हम उनको ऐसा सस्ता साहित्य ना परोसें जिससे कि उनकी जो मॉरल वैल्यूज हैं वो कम हो जाएं। हमें आने वाली पीढ़ी को चारित्रिक रूप से भी सशक्त बनाना है। बाकी तो कमज़ोर करने का तो सोशल मीडिया बहुत है, बहुत कुछ ऐसा है जो चरित्र का बिल्कुल मैं बस शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहती,
लेकिन ये है कि साहित्यकार की एक जिम्मेदारी है कि वो ऐसा साहित्य रचें, ऐसा लिखें कि जो प्रेरणादायक हो, आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक हो। यही मेरा उनसे कहना है। खूब पढ़ें, साहित्यकारों को पढ़ें और अच्छी रचना करें। आवाज नहीं आ रही प्रबल जी, आवाज अश्लीलता, विद्रूपता, जी, अश्लीलता, विद्रूपता अगर साहित्य में नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने बताया कि आजकल ऐसा लिखा जा रहा है। क्योंकि जब सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे, जैसे आपने बताया, कुछ वेबसाइट्स वगैरह हैं, वहां लिखते हैं और लेखक भी लिख रहे हैं, वहां दिक्कत है। तो वेबसाइट्स और वहां जो लिख रहे हैं वो तो लिख ही रहे हैं। आप देखिए कि आपके शहर में ही कई कार्यक्रम होते हैं, ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनकी टिकट भी 100-200 रुपए लगती है, और वहां पर आपको यदि कवि सम्मेलन में तो अगर एक या दो कवि कोई चुटकुले सुनाता है, वहां तक भी चल जाता है। पूरे कॉमेडी के शो होते हैं, वो एक विधा है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें भाषा का स्तर एक ऐसा हो जिससे कि कम से कम हम बाद में सुन पाए। हर एक की रिकॉर्डिंग होती है, हर एक की रिकॉर्डिंग होती है। उस वक्त जो बच्चे वहां पर ताली बजा रहे हो, बच्चे क्या प्रौढ़ भी होते हैं, उसमें ताली बजा रहे होते हैं, अगर उस वक्त कैमरा उनके चेहरे पर लगा दिया जाए तो घर पर आकर कैसे जवाब दें। तो आप तो शिक्षिका भी रही हैं आप, तो ये एक, मैं कभी एक बार टिप्पणी कर रहा था किसी कार्यक्रम में, तो शायद कुछ शिक्षकों को भी शायद बुरा लगा होगा, तो मैं शिक्षकों के लिए केवल नहीं बोला था, मैंने बोला था सभी कार्यालय, यदि जो महिलाओं के प्रति या समाज में जो गिरावट है बोलचाल में, वो बड़ी आसानी से रुक सकती है, या तो फिर पूरा फैल ही जाएगी, स्वीकार सब लोग कर लेंगे, या तो हम नैतिकता भूल जाएंगे बिल्कुल, हम उनको बहिष्कार करना पड़ेगा, या हम लोग घर बैठ जाएंगे। लेकिन हमारे जो कॉमन रूम होते हैं, चाहे महिलाओं के हों चाहे पुरुषों के हों, ऑफिस के लंच टाइम होता है, मेरा भी कार्यालयों में, कॉर्पोरेट में, बाकी विभिन्न विभागों के साथ रहने का भी अवसर मिला। मैंने जॉब, मेरा प्राइवेट जॉब था, लेकिन विभागीय अधिकारियों के साथ में, कर्मचारियों के साथ में लगातार रहने का अवसर मिला। तो जो हमारा, जिसे शून्यकाल कहते हैं, संसद में भी शून्यकाल होता है, लेकिन वो आरोप प्रत्यारोप तो होते हैं, लेकिन उसमें गाली गलौज अलाउड नहीं होती है। लेकिन हमारा जो शून्यकाल होता है, हम जब कभी स्टाफ रूम में होते हैं, हम कभी लंच टेबल पे होते हैं, वहां पर हमारी भाषा यदि संतुलित हो, तो मैं तो ये कहता था कि सीसीटीवी जो गैलरियों में लगाए जाते हैं या कॉमन रूम्स में लगा दिए जाएं, तो शायद हमारी भाषा सुधर जाए और शायद हम कहीं और भी संस्कारों की तरफ बढ़ जाएं। तो ये अनुभव सभी लोगों का रहा है, मेरे साथियों का भी अनुभव कुछ लोगों का रहा होगा। तो मेरा अनुभव तो रहा है कि हम कॉमन रूम में बिल्कुल कॉमन भाषा उपयोग नहीं करते, बड़ी गिरी हुई भाषा उपयोग करते हैं। वही भाषा फिर हम जब अपराध करते हैं या गलत करते हैं, तो वही भाषा निकल के आती है, वही विचार हमारे आते हैं। तो मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कम से कम अधिकारीगण हैं वो ऐसा करें, या जो अपने संस्थान वाले हैं वो कम से कम ऐसा कर सकते हैं कि उनके संस्थान के जो लोग हों वो अच्छी भाषा का उपयोग करें। वो भाषा अच्छी उपयोग करेंगे तो बच्चे भी अच्छी करेंगे, यूथ भी अच्छा करेगा, और हम जैसे उम्र के लोग हैं वो भी अच्छा करेंगे। ऐसा मेरा सुझाव है। तो अब आपकी रचना सुन लीजिए आए वार्ता के साथ साथ। तो आपकी एक रचना, उत्कृष्ट रचना, अपनी कोई प्रतिनिधि रचना सुनाने का प्रयास करें, हमारे साथी हैं, क्योंकि ये निश्चित बात है कि वार्ता करने में अच्छा लगता है, लेकिन कविताएं सुनना बहुत जरूरी है। चलिए, शिक्षिका रही हूँ और शिक्षक दिवस आ रहा है, तो एक रचना मैं शिक्षकों पर सुनाऊंगी। सृजन और विध्वंस नाचते जिनके मौन इशारे पर, सृजन और विध्वंस नाचते जिनके मौन इशारे पर, और पानी को भी बर्फ बना दे रखकर तेज अंगारों पर। वन कुम्हार जो ठोक पीट कर गढ़ देता है सुंदर घट, वन कुम्हार जो ठोक पीट कर गढ़ देता है सुंदर घट, हाथ लगाकर देता संबल टूट गिरे ना धरती पर। सद्गुण शौर्य वीरता भरता वीर बालकों के मन में, विजय पताका लेकर वो फिर चल पड़ते हैं वीर समर में। बहती सदा ज्ञान की गंगा उनके मन के आंगन में, और भागीरथ सी करे तपस्या जीवन सफल बनाने में। ज्ञान पुंज है गुरु हमेशा आकाश धरा मिला दे जो, ज्ञान पुंज है गुरु हमेशा आकाश धरा मिला दे जो, लक्ष्य रखा आकाश सजिसने बिन सीढ़ी गगन चढ़ा दे वो, लक्ष्य रखा आकाश सजिसने बिन सीढ़ी गगन चढ़ा दे वो। तो शिक्षक में, गुरु में वो ताकत है कि वो अपने शिष्य को कहाँ तक चढ़ा सकता है।
लेकिन उसके लिए परिश्रम मेहनत तो करनी होगी और जिम्मेदारी बनती है सब शिक्षकों की। मैं ये कहना चाहूँगी, शिक्षक दिवस आने वाला है, कि हम सिर्फ ये ना सोचें कि पब्लिक स्कूल में पैसे कम मिलते हैं तो हम बच्चों को उतना ही पढ़ाएं। कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है, अरे इतना आप क्यों पढ़ाती हैं, इतने पैसे थोड़ी मिलते हैं। ये हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि हमें बच्चों को अपना बेस्ट देना है, सबसे अच्छा देना है। वो कल आने वाला कल है, हमें अपने देश को जो बनाना है, आज वो बच्चों में वो नैतिकता, वो वीरता, वो शौर्यता भरनी होगी। इसी तरह से एक मैं मोटिवेशनल कविता सुनाती हूँ आपको, जो प्रेरणा देगी बच्चों को भी। कांटों पर चलने वाले क्या कभी किसी से हारे हैं? कांटों पर चलने वाले क्या कभी किसी से हारे हैं? सुख दुख जीवन का हिस्सा है, ये हर जीवन का किस्सा है। सुख दुख जीवन का हिस्सा है, ये हर जीवन का किस्सा है। गर घोर सघन अंधियारे हैं, लेकिन आशा के तारे हैं। कांटों पर चलने वाले क्या कभी किसी से हारे हैं? जो राह मिली वो अपनी थी, और जो छूट गई वो मंजिल थी। जो राह मिली वो अपनी थी, जो छूट गई ना मंजिल थी। शूल बने हैं फूल कभी, शूल बने हैं फूल कभी, तम से गहरे उजियारे हैं। कांटों पर चलने वाले क्या कभी किसी से हारे? जो साथ चला वो साथी था, जो मुड़ा रहा वो घाटी था। जो साथ चला वो साथी था, जो मुड़ा रहा वो घाटी था। पर्वत पर चढ़ने वाले दृढ़ता से पांव संभाले हैं। पर्वत पर चढ़ने वाले दृढ़ता से पांव संभाले हैं। कांटों पर चलने वाले क्या कभी किसी से हारे हैं? संकल्प लिया तो जीतेगा, संकल्प लिया तो जीतेगा। क्यों राह किसी की देखेगा? विचलित होकर तूने ये गिरगिट क्यों कर पाले हैं? विचलित होकर तूने ये गिरगिट क्यों कर पाले हैं? कांटों पर चलने वाले क्या कभी किसी से हारे हैं? कांटों पर चलने वाले क्या कभी किसी से हारे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपकी बड़ी प्रेरणादायक बातें। और अब हम थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न आ जाता है कि आपने बताया पिताजी माताजी के बारे में और उनके योगदान के बारे में। उन्होंने जन्म दिया, आपको शिक्षा दिलाई, और उनके बारे में भी यही प्रश्न आता है कि आप पिताजी माताजी में से दोनों के किन के अधिक नजदीक पाते थे अपने को, और कुछ इस बारे में टिप्पणी कर पाए तो अच्छा है। देखिए, मेरी माताजी बहुत शांत और सौम्य स्वभाव की थी। शायद कुछ थोड़े से गुण आए हैं मुझ में भी। और पिताजी बहुत सशक्त व्यक्तित्व के मालिक हैं, बहुत आज भी हैं। वो 86 ईयर्स के हैं। मेरा बहुत कम समय रहा माता पिता के पास रहने का। मैं अधिकतर अपने ताऊ जी और ताई जी के पास रही हूँ। वो दोनों अभी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके बारे में अगर मैं कुछ कहूँगी तो मेरी आंखें भर आएंगी। बहुत जो आज मैं हूँ उन्हीं के कारण हूँ। आज जिस योग्य बन पाई हूँ मैं, ये उनका प्यार, उनका त्याग परिवार के लिए था। आपको आश्चर्य होगा, आज भी एक तरह से हमारा संयुक्त परिवार ही है। 4 भाई हैं मेरे पिताजी, और वो सब आपस में आज भी एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं। और अगली 3 पीढ़ियों में वही प्यार और सम्मान चलता आ रहा है कि हमारे परिवार में जब सब इकट्ठे होते हैं तो कोई नहीं बता सकता कि सगे भाई बहन कौन है और कजन्स कौन है। तो वो प्यार अगली 3 पीढ़ियों में चला आ रहा है, हमसे आगे वाली में भी। तो ये जो संस्कार मिले हैं मुझे या मिल रहे हैं और बच्चों को, ये सब हमारे बड़ों की जो मेहनत है, उनका अनुशासन है, उनका स्नेह है, जो उन्होंने हमारा पालन पोषण ऐसे किया कि जिससे कि उस समय आप आज का समय छोड़ दीजिए, उस समय घर परिवार में बहुत अनुशासन हुआ करता था। बड़ों के सामने कोई अपनी बात पे विद्रोह नहीं करता था, किसी बात पे किसी बात की जिद नहीं होती थी। तो आप ये भी आश्चर्य करेंगे कि हम भाई बहन कभी लड़े नहीं। हम 5 भाई बहन तो रियल हैं, और चाचा जी के ताऊ जी के बच्चे हैं। कुल मिला के हम 7 बहनें और 4 भाई।
तो हमारे में कभी किसी की लड़ाई हुई ही नहीं, जैसे बच्चे आपस में लड़ते हैं। आप सोच सकते हैं कितना कठोर अनुशासन रहा होगा, और बहुत स्नेहपूर्वक रहा। वो कोई दंड देकर अनुशासन नहीं था, वो स्नेहपूर्ण अनुशासन था, जो आज तक भी है। आज भी हमारे चाचा जी हमारे पिताजी का बहुत सम्मान करते हैं, उनकी बात को कभी नहीं गिराते हैं। तो वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो बच्चों में संस्कार जो आते हैं ना, जो आप कह रहे थे कि हम कॉमन रूम में ऐसा करें, मैं ये कहती हूँ कि घर में अगर एक पति पत्नी के साथ गलत शब्दों का उपयोग करता है, प्रयोग करता है, तो बच्चे वो सीखेंगे ही। आप अपने कर्मचारियों के साथ, अपने हेल्प के साथ आप बदतमीजी से बोलते हैं तो बच्चे सीखेंगे ही, उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें, कुछ आदर्श हमारे ऐसे होते हैं, कुछ जो अपने आप बच्चा सीखता है। आज अगर हम अपने माता पिता की, सास ससुर की सेवा करेंगे तो बच्चे अपने आप सीखेंगे, उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी तरह से चलते हैं। आज अनुशासन की कमी है, चाहे घर कह लीजिए या विद्यालय कह लीजिए या कहीं कोई इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, क्योंकि अब वो डर नहीं रहा है। बच्चों, अच्छी बात है, बच्चों को मित्र के समान समझा जाता है, समझा जाना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत कठोरता जो है वो भी घातक हो जाती है। तो इस तरह से मैं ये कहती हूँ कि ये जो संस्कार आते हैं बच्चों में, वो सबसे पहले घर से आते हैं, माता पिता से आते हैं, फिर विद्यालय से आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी इस उद्दंडता के लिए उत्तरदायी हैं। अगर आज का बच्चा थोड़ा कहीं भटक रहा है तो इसमें हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, चाहे शिक्षक हो चाहे माता पिता हो। जी जी, निश्चित रूप से जब एक समग्र विकास जब बच्चे का होता है तो उसका परिवार, उसका परिवेश और उसका विद्यालय सभी कुछ उसमें शामिल होते हैं, सभी व्यवहार उसके व्यवहार में समाहित होते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात आपकी कि संस्कारशील होना चाहिए। आपको संस्कार अच्छे मिले, परिवार का प्रेम मिला, संयुक्त परिवार जैसी भावना, यद्यपि सभी नौकरी पर अलग अलग रहते हैं लेकिन जब मिलते हैं तो संयुक्त परिवार की भावना से मिले, तो ये बहुत बड़ी बात है। और भाई बहन कभी नहीं लड़े, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बात आपके परिवार की बात हुई, और फिर इसके बाद में माता पिता भाई बहनों के बाद में परिवार की बात आती है। जब किसी नारी का विवाह होता है और वो पति और पत्नी होते हैं, उसके बाद बच्चे होते हैं, सास ससुर होते हैं, वो सब परिस्थितियों में उस परिवार में, जो आपका आज परिवार है, उस परिवार में आप साहित्य में जब आप क्षेत्र में उतरी तो कैसे सहयोग मिला आपको, और कैसा असहयोग मिला, और आगे क्या उम्मीद है? क्योंकि मैं बाकी जीवन काल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हर नारी को कुछ ना कुछ संघर्ष होता है, बहुत अधिक प्रेम मिले तो भी कुछ संघर्ष होता है। वो विषय एक अलग विषयांतर हो जाएगा। मैं साहित्य के बारे में बात करता हूँ कि उनका सहयोग, सारे बच्चों का, पतिदेव का, बाकी परिवार का, सारे परिवार का किस तरह सहयोग मिला आपको, कैसे आप आगे बढ़ी, इसको थोड़ा सा बताएं। और ऐसा है, मेरे अंतिम से पहला प्रश्न है ये। कोई बात नहीं। मेरे पति सोम प्रकाश त्यागी MTNL में जॉब करते रहे हैं और 10 वर्ष हो गए उनको सेवानिवृत्त हुए। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। एक बेटी कनाडा में है और एक जो ग्राफिक डिज़ाइनर है बेटी, और बेटा मेरा मलेशिया में है। एक बेटी यहीं इंदिरापुरम में रहती है, बड़ी बेटी। तीनों बच्चे बहुत ही संस्कारी और सुशिक्षित, मतलब एक तरह से मैं कहती हूँ कि ये तपस्या मेरी पूर्ण हुई कि बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक साहित्यिक में सहयोग की बात है तो पति का सहयोग, पति वैसे बहुत शौक नहीं रखते कविता सुनने का यार, लेकिन उनका ये सहयोग बहुत है कि अगर मैं लिख रही हूँ तो वो मुझे उठ के चाय बनाने को भी नहीं कहेंगे। उन्हें अगर ये लगेगा कि मैं लिख रही हूँ तो वो उससे स्वयं चाय बना लेंगे, स्वयं खाना ले लेंगे। तो ये उनका सहयोग बड़ा है। और वो कहीं जाने के लिए, कि चाहे मैं कवि सम्मेलन में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, कहीं जाने के लिए मना नहीं करते हैं। कोई इस तरह की बंदिश उन्होंने कभी नहीं रखी। और बच्चे मेरे सारे वेल क्वालिफाइड हैं और अच्छे हैं। और जब कोरोना के समय में हम अकेले हुए तब मेरे बेटे ने कहा कि आप लिखना शुरू कीजिए। और फिर वो अभिव्यक्ति के पंख एक पेज बनाया गया मेरा, जो फेसबुक पे, वो मेरी बहू शुभ्रा ने बनाया।
जिसपे मैं आज तक भी लिखती हूँ। तो इस तरह से जब काफ़ी लिख लिया तो उन्होंने कहा आप प्रकाशित कराइए। मैंने कहा क्या करूँगी प्रकाशित करा के? कहने लगा कि एक लीगेसी हो जाएगी आगे तक की पीढ़ियों के लिए कि अगर आप प्रकाशित करा लेंगे। तो मैंने भी सोचा बच्चे बाद में हमारे बाद में सोचेंगे पता नहीं माँ क्या लिखती थी, ये इतने सारे पेपर इकट्ठे कर रखे हैं। तो मैंने फिर पहले ये मुक्तक वाला अभिव्यक्ति के पंख प्रकाशित कराया, क्योंकि मुझे लगता था कि जब पुस्तक किसी के हाथ में जाती है तो लंबी कविताएं जल्दी से कोई नहीं पढ़ता। तो मुक्तक या क्षणिकाएं पढ़ के पाठक को ये एहसास होगा कि क्या लिखा गया है, और जब वो ये एहसास करेगा कि अच्छा लिखा गया है तब वो बड़ी कविताएं भी पढ़ेंगे। तो अभिव्यक्ति के पंख में बाद में 3-4 कविताएं मैंने बड़ी रखी हैं, और उसके बाद अभिव्यक्ति के उड़ान में मैंने सब कविताएं मतलब उसमें मुक्तक नहीं है, सब बड़ी कविताएं हैं, और हर तरह की कविताएं हैं, हर विधा की हैं, गज़ल भी हैं, भक्ति की भी हैं। तो जो मेरा पहला काव्य संग्रह है वो मैंने अपनी माँ को समर्पित किया है, सरला त्यागी को, और दूसरा काव्य संग्रह अभिव्यक्ति की उड़ान मैंने ताऊ जी, ताई जी, ओम प्रकाश त्यागी और तो ये थोड़ा सा दुख की बात ये हुई कि मैं ये चाहती थी कि मेरे भाई जो ताऊ जी के बेटे हैं वो इसका विमोचन करें, लेकिन वो इस किताब के प्रकाशित होने से पहले ही चले गए। तो ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। मैंने बहुत जल्दी प्रकाशित कराने का प्रयास किया था, लेकिन नहीं हो पाया तब तक, और वो चले गए। तो अगली पुस्तक जो आएगी वो उसका समर्पण भाई के लिए होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये व्यक्ति समर्पित तो होता है, समाज के लिए समर्पित है, तो वो निश्चित रूप से अपने समाज के व्यक्तियों को जिन लोगों का योगदान जीवन में रहा है उनके प्रति समर्पित पुस्तक करने से एक जो मन में भाव होता है कि हमने जो कुछ किया है उनकी कृपा से किया है, तो हम उनकी कृपा का उल्लेख करें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और हमारा कार्यक्रम अंत की ओर आ रहा है। हम चाहेंगे आपसे कि सब दर्पण के जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश आप देंगे और अपनी एक रचना प्रस्तुत कर दें जिससे कि हम समापन कर सकें। शब्द शब्द दर्पण साहित्यिक समूह एक बहुत अच्छा मंच है, विशेषकर नवोदित रचनाकारों के लिए। और एक आज के जो हम जिक्र कर रहे थे उस तरह के माहौल में एक अच्छा मंच मिलना बहुत मुश्किल होता है, और ये मंच ऐसा ही है जो नवोदित रचनाकारों को आगे बढ़ा रहा है, और बहुत ही ईमानदारी से, ये शब्द मैं आपको, बहुत ईमानदारी से ये नवोदित रचनाकारों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मानव जी और प्रबल जी, आप दोनों ही जो है साधुवाद के पात्र हैं जो इसे चला रहे हैं। तो मैं उस दिन को याद करती हूँ जब आप मुझे साधना टीवी के कार्यक्रम में मिले थे, और आपने मुझसे बाद में कहा था, क्योंकि आप मेरी कविता नहीं सुन पाए थे, कि आप मुझे इसकी वीडियो भेज देना। तो शायद वीडियो तो मैं नहीं भेज पाई, लेकिन वो है कि साधना टीवी पे वो मेरा प्रोग्राम जब प्रसारित किया तो शायद आपने देखा होगा। लेकिन ये रहा कि दूसरी बार भी जब मैं गई तब भी आप नहीं मिले मुझे, और अब 8 तारीख को मैं फिर जा रही हूँ, तब भी आप यहाँ नहीं हैं। तो मैं बेंगलोर में हूँ। मैं अब 8 तारीख को वहाँ नहीं पहुँच पाऊंगा। तो मैं अक्टूबर के कार्यक्रम में पहुँचने का, अक्टूबर कार्यक्रम में पहुँचूंगा। मैं सितंबर में नहीं पहुँच पा रहा, मैं अक्टूबर में अवश्य पहुँचूंगा। तो मैं अपनी वो एक्सटेंड करा दूं अक्टूबर में करा? नहीं, आप करिए। नहीं, जो कार्य है वो कार्य होना चाहिए। तो मैं तब तक तो प्रसारित भी आपका हो जाएगा, तो मैं प्रशंसा करूंगा देख के आपके कार्यक्रम। ठीक है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। एक रचना प्रस्तुत कर दें, आप एक रचना प्रस्तुत कर दें, हम समापन कर पाए उसके बाद से। जी अवश्य, थोड़ा सा समय दे दीजिए। जी। तो मैं तब तक अपने साथियों का मैं बिल्कुल आप अपने साथियों का धन्यवाद कीजिए। मेरी तरफ से करता हूँ। मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ गुलजार सिंह यादव जी का, अजय कुमार अजय जी का, गणेश कुमार सोनी जी का। गणेश कुमार सोनी जी हमारे सब दर्पण के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सुनीता श्रीवास्तव जी, सविता जैन जी, डॉक्टर दीप्ति दीप जी, विजय लक्ष्मी जी,
अष्टाना महेश प्रकाश जी, प्रतिभा सिंह जी, अरुणा राणा जी, सुधीर श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत आभार उनका, रश्मि त्यागी जी, छोटू सिंह प्रजापत जी, जयशंकर जी, इस्लाम अली जी, गुलशन आनंद जी, चंचल शर्मा जी और अरुणा पाठक जी, आर्यन सिंह जी, सुदर्शन प्रसाद तिवारी जी और त्रिलोक कौशिक जी लगातार उत्साहवर्धन कर रहे हैं। त्रिलोक जी बहुत बहुत आभार आपका। और अरुणा पाठक जी के अलावा विभा प्रकाश जी। आपको एक बात बताऊं मैं, त्रिलोक कौशिक जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं। अभी इनकी एक पुस्तक आई है इसी डगर पर, उसकी भूमिका लिखी है मैंने। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और इसके अलावा हमारे साथी, हमारे पटल के संस्थापक मानव सिंह राणा जी, छोटू सिंह प्रजापति जी और कन्हैयालाल नौटवाल जी, नौटियाल जी, आप सभी को मैं आभार प्रदर्शित करता हूं और ये आपसे वादा करता हूं कि इसी प्रकार से बड़े बड़े साहित्यकारों को, अच्छे साहित्यकारों को मैं लेकर आऊंगा, उनके जीवन के व्रत और उनके कर्तृत्व की चर्चाएं करेंगे। और अब रमा जी से एक उनकी रचना सुनते हैं, उसके बाद में हम सबसे विदा लेंगे। चलिए, नारी पर एक रचना मैं आपको सुनाती हूँ। मैं नारी हूँ, नर से 2 मात्रा भारी हूँ। मैं नारी हूँ, नर से 2 मात्रा भारी हूँ। मुझको तुम भीरू न समझना, भय की मैं आभारी हूँ। जन्मदायिनी हूँ सृष्टि की, जन्मदायिनी हूँ सृष्टि की। मैं ना अब तक हारी हूँ। दर्द सहे हैं जितने मैंने, क्या कोई सह पाया है? दर्द सहे हैं जितने मैंने, क्या कोई सह पाया है? धरती पर जो भार सृष्टि का, क्या कोई ले पाया है? मैंने बीज स्वयं में बोया, स्वयं रक्त से उसको सींचा। मैंने बीज स्वयं में बोया, स्वयं रक्त से उसको सींचा। अंकुर देख सभी हर्षाए, पर क्या कोई मुझसे रोया? अंकुर देख सभी हर्षाए, पर क्या कोई मुझसे रोया? धरती जैसी सहज बड़ी हूँ, वक्त पड़े तो दावानल हूँ। शक्ति पुंज में दुर्गा जैसी, प्रेम स्नेहिल मीरा जैसी। वक्त पड़े तो जौहर करती, वक्त पड़े तो जौहर करती। आजादी के रण भी लड़ती, वीरता का इतिहास है मेरा। त्याग एक पन्ना ढाई के जैसा। पालक हूँ, पालक हूँ, गृह लक्ष्मी हूँ, पहुंची अंतरिक्ष तक हूँ। घर हो या बाहर हो चाहे, हर जंग में साझी हूँ। जौहर हो या हो सीमाएं, हर जंग में बागी हूँ। मैं अंतरिक्ष तक जा पहुंची, धरती का मान बढ़ा पहुंची। मैं अंतरिक्ष तक जा पहुंची, धरती का मान बढ़ा पहुंची। ईश्वर भी संपूर्ण नहीं मुझबिन, अर्ध नारीश्वर में भी नहीं। मैं धैर्यमयी बाला भी हूँ, मैं महाअग्नि ज्वाला भी हूँ। मैं धैर्यमयी बाला भी हूँ, मैं महाअग्नि ज्वाला भी हूँ। अर्धांगिनी हूँ पुरुष तुम्हारी, संपूर्णता की हाला भी हूँ। अर्धांगिनी हूँ पुरुष तुम्हारी, संपूर्णता की हाला भी हूँ। बहुत अच्छी रचना। और मानव सिंह राणा जी ने जो निवेदन किया, हमारी आपकी बात हो रही थी कि आपके जो सोशल मीडिया के लिंक हैं वो डालें, जिससे कि सभी लोग जो कार्यक्रम को देखें आप तक पहुंच सकें और आपकी रचनाओं तक पहुंच सकें। तो बहुत अच्छा लगा आदरणीय रमा जी, आप आई और कार्यक्रम कैसा लगा साथियों को वो तो टिप्पणी कर रहे हैं और बाद में टिप्पणी करेंगे। उनको हम आभार प्रदर्शन के साथ साथ उनकी टिप्पणियों का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और यदि कहीं कार्यक्रम में कोई कमी रह गई हो और तो हमें अवश्य सुझाव दें, जिससे कार्यक्रम आगे और अच्छा बना सकें। और रमा जी, ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। आप इस कार्यक्रम में आई हैं और आगे भी हम कभी निवेदन करेंगे तो दोबारा इस कार्यक्रम में आपको बुलाने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप समय देंगे तो हम अवश्य आपको इस कार्यक्रम में बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, आपका शब्द शब्द दर्पण साहित्यिक समूह का बहुत बहुत आभार। उन्होंने मुझे इस साक्षात्कार के लिए चुना और आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं शब्द शब्द दर्पण साहित्यिक समूह के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। वो इसी तरह नवाखुरों को आगे बढ़ाते रहें, उनका उत्साहवर्धन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।